हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, कई बार मुझे जो आप लोग हैं पूछते रहते हैं लोन के बारे में भी कि लोन क्या रहता है, कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, सिविल स्कोर का क्या फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेरे पास बैठे हुए हैं हाउसिंग लोन के एक्सपर्ट विनय विनय कुलकर्णी। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप एक बार ये जो सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादातर लोग जो रियल एस्टेट से कनेक्टेड हैं, आप उनको बताइए लोन के बारे में पूरा। तो आप ज़्यादा बेहतर है उसमें। देखिए, लोन प्रोसेस जो है वो दो पार्ट में होता है। फर्स्ट इज सैंक्शन। तो लोन सैंक्शन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी फाइनलाइज की हो, तो आप इनकम बेसिस पे लोन सैंक्शन करके ले सकते हैं। तो सैंक्शन के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप्स अगर सैलराइड पर्सन है तो, अगर बिजनेसमैन है तो 3 साल के ITR रिटर्न्स लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगता है, फोटोज़। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स देके आप इन प्रिंसिपल लोन सैंक्शन करके ले सकते हैं। तो आपकी इनकम क्या है इसके ऊपर हम लोन सैंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट टू लीगल एंड टेक्निकल क्लियरेंस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओके। एंड प्रॉपर्टी में भी दो प्रकार आते हैं, रीसेल की प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डर। अगर डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एग्रीमेंट वैल्यू प्लस GST उसके ऊपर 85% फंडिंग करते हैं, सब्जेक्ट टू इनकम सोर्स। अगर रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो रीसेल की केस में हम बैंक की तरफ से जो वैल्यूएशन होता है उसके ऊपर 80% फंडिंग करते हैं। अगर डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डर अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें क्या कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ICAI अप्रूव्ड होनी चाहिए, मीन्स उसके जो लीगल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं हमने क्लियर किए रहते हैं। अगर रीसेल में प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी का जो भी है लीगल क्लियरेंस करके लेते हैं हमारे पैनल के लॉयर के थ्रू। टेक्निकल क्लियरेंस होता है, वैल्यूएशन होता है, तो उसके ऊपर हम फंडिंग करते हैं। एंड अगर आप डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें दो प्रकार रहते हैं कि आप EMI जो है वो पार्ट डिसबर्समेंट के ऊपर भी दे सकते हैं एक, या आप पूरा का पूरा EMI भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर पूरा EMI स्टार्ट किया, सपोज आपका लोन है 50 लाख रुपीज़ और आपने 50,000 रुपीज़ EMI स्टार्ट किया। अगर बिल्डर का पार्ट डिसबर्समेंट का आता है 10 लाख पार्ट डिसबर्समेंट डिमांड, तो 10 लाख के ऊपर अगर इंटरेस्ट सपोज 7,000 रुपीज़ होता है तो हम 50,000 EMI में से 7,000 इंटरेस्ट लेंगे, रिमेनिंग 43,000 जो है वो आपके प्रिंसिपल से कम हो जाएगा, ऐसा है। अगर आप नहीं है कंफर्टेबल, कोई रेंट वगैरह चल रहा है, लायबिलिटी चल रही है, तो आप पार्ट डिसबर्समेंट के ऊपर भी EMI स्टार्ट कर सकते हैं। गुड। नॉर्मली क्या होता है, मतलब आप मान लो कि किसी की 1 लाख सैलरी है, हाँ, इनकम है, तो आप कितना लोन देते हैं? देखिए, जो ग्रॉस सैलरी है उसके ऊपर आप 65% EMI पे कर सकते हैं, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। अगर 1 लाख सैलरी है तो 65,000 आप EMI बेयर कर सकते हैं। तो आपकी सैलरी, आपकी सर्विस कितने साल बाकी है उसके हिसाब से जो पर लाख EMI आता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। एंड वो 65% में से अगर कोई लोन चल रहा है आपका कार लोन या कोई पर्सनल लोन, तो वो EMI माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग जो है उसके ऊपर हम एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। मतलब ऐसे सोचा जाता है कि 1 लाख किसी की इनकम है तो 65,000 तक वो कंफर्टेबली भर सकता यस है। यस और यस मान लो उसने एक कार ली है, उसका 15,000 जा रहा है, यस तो यस 50,000 तक EMI कर सकता है। यस यस। और अगर 20 लाख का लोन है तो लगभग 1 करोड़ के लोन पर कितना EMI आएगा 20 ईयर्स का है तो? वापस पूछिए। मान लो 1 करोड़ का मैं लोन ले रहा हूँ 1 CR का, हाँ। ठीक है, और 20 साल के लिए है वो, हाँ, तो EMI कितनी बनेगी? लगभग 800 रुपया पर मंथ 1 लाख की आती है। हाँ, तो अगर 1 करोड़ पे इंटू यस 100, 80,000। 80,000 तक आ जाएगी। अच्छा, नहीं 12 महीने होते हैं तो शायद 80,000 आएगी या 1 करोड़ पे ऐसे यस यस ऑन एन एवरेज। यस। ठीक है। अरे कई बार होता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर, उनको लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। सैलरीड को तो आराम से, सैलरीड हैं तो क्या डॉक्यूमेंट आप मांगते हैं उनसे? जस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप फॉर्म 16 एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी अकाउंट। कितने महीने का वो? 3 6 मंथ? महीने का। 6 महीने का बैंक स्टेट? 3 महीने का सैलरी स्लिप फॉर्म नंबर 16 लेटेस्ट। ओके। और इन केस किसी का बिजनेस हो तो? सैलरी स्लिप की जगह ITR 3 साल के ITR 3 लेते हैं, साल प्रॉफिट का। एंड लॉस बैलेंस शीट सी अटेस्टेड, उसका बिजनेस प्रोफाइल की उसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कब से है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, एंड GST रिटर्न्स उसने भरे हैं क्या, उसका शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह लेते हैं। अच्छा, तो अगर कोई लोन लेना चाहे तो सिबिल स्कोर की बार बार बात आती, तो वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? नहीं, सिबिल स्कोर है ना एटलीस्ट 700 एंड अबव होना चाहिए, देन बैंक विल बी द कंफर्टेबल टू हैंडल द केस।
अगर सपोज डिफ़ॉल्टर है या किस कारण है वो देखना पड़ता है, कब का है। अगर कोरोना के टाइम बहुत सारे लोगों का डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो हम बैकग्राउंड समझ के लेते हैं कि क्यों हुआ है। अगर जेन्युइन रीज़न है कुछ, लेकिन कस्टमर का प्रोफाइल अच्छा है, तो भी केस टू केस वाइज Consider कॉल भी ले कर सकते हैं हम। और एक चीज़ थी कि जैसे कोई रिसेल में प्रॉपर्टी लेता है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम भी अच्छी है, तो आप कितने % तक उस 1 करोड़ का लोन देते हैं? देखिए हम जो वैल्यूएशन करते हैं, तो वैल्यूएशन के ऊपर है ना, हम 80% फंडिंग करते हैं। बट अगर वैल्यूएशन अच्छा आता है, तो हम 100% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू भी फंडिंग कर सकते हैं। सपोज कोई अगर फ्लैट ले रहा है 2 BHK वाघोली में, अगर उसकी वो 50 लाख में ले रहा है प्रॉपर्टी, अगर वो उसका वैल्यूएशन सपोज 60 लाख प्लस आता है, तो उसका अगर 80% निकालते तो वो 50 लाख तक आ जाएगी। तो हम 100% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू भी फंडिंग कर सकते हैं। अच्छा, ओके। और कई बार जैसे कि अब मान लो 1 करोड़ में ऐसे एक राउंड फिगर ही ले रहा हूँ, उस पर 7% स्टैम्प ड्यूटी है जैसे महाराष्ट्र में, तो उस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन उन पे उसको भी कंसिडर कर सकते हैं लोन में, या वो नहीं होता? नहीं नहीं, अगर आप डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डर ले रहे हैं प्रॉपर्टी, तो इस केस में एग्रीमेंट वैल्यू प्लस जीएसटी और मेंटेनेंस, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन छोड़ के जो रहेगी प्रॉपर्टी कॉस्ट, उसके ऊपर 85% फंडिंग करते हैं। रीसेल केस में भी जो मार्केट वैल्यूएशन आ जाएगा उसके ऊपर 80% फंडिंग करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं कंसिडर करते। अच्छा, ये हुआ। और एक जैसे प्रॉपर्टी में 2 भाई मिलके ले रहा हूँ, तो क्या उस पे भी लोन होता है? मैंने देखा था उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। नहीं, अगर हस्बैंड वाइफ या तो ठीक है, 2 BHK अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 2 भाई का भी इनकम क्लब कर सकते हैं, नो इश्यू। क्लब करके उसको कंसिडर यस, कर कर सकते हैं। सकते हैं। वेरी नाइस। और क्या डॉक्यूमेंट रिसेल में लगते हैं और क्या जब प्राइमरी मतलब फर्स्ट सेल में लगते हैं आपको प्रॉपर्टी के? अच्छा, नहीं, अगर डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डर अगर कोई व्यक्ति ले रहा है, तो प्रोजेक्ट हमने वो अप्रूव किया ही रहता है। तो अच्छा। उस केस में हमें लीगल के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ उस व्यक्ति के इनकम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। अभी मैंने कहा कि सैलरी पर्सन है, तो सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16। हाँ, अगर वो व्यक्ति रीसेल की अगर रीसेल में प्रॉपर्टी ले रहा है, तो प्रीवियस चेन एग्रीमेंट जो है वो लगता है। वहाँ पे सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई है तो उसके नाम का शेयर सर्टिफिकेट लगता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट लास्ट 13 ईयर्स एंड रीसेल ये के 13 मतलब 13 या 30? 13 ईयर या 13। एंड सेल डीड का ड्राफ्ट लगता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हम हमारे पैनल के लॉयर को सबमिट करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रही तो हम बताते कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो लीगल क्लियरेंस होता है। एंड ये टेक्निकल क्लियरेंस के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सैंक्शन प्लान, दोनों में से एक चाहिए। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी Yes. होते हैं। वेरी गुड। अब ये अगर मान लो कई बार जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रिसेल में, और पहले वाले ओनर ने भी लोन लिया है, जो बेच रहा है, बेचने वाला, तो उसके पेपर उसके पास नहीं रहते हैं, वो किसी बैंक को मॉर्गेज रहता है, तो उस केस में आप क्या मतलब पेपर लेंगे? उस केस में हम क्या करते हैं कि 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। एक तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दैट बैंक और फाइनेंस कंपनी, एंड सेकंड थिंग इज फोरक्लोजर लेटर। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि पहले बैंक क्या करती है कि उस बैंक के नाम से, सेलर की जो बैंक है, और स्टैंडिंग अमाउंट कितना है वो देख लेती है फोरक्लोजर लेटर से। उतने अमाउंट का हम पहले चेक इश्यू करते हैं। जब सेलर वो चेक डिपॉजिट करेगा उसके बैंक में या फाइनेंस कंपनी में, लोन क्लोज होगा, एंड जब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमारे बैंक को सबमिट करेंगे, तब रिमेनिंग अमाउंट का जो चेक है डिसबर्समेंट, वो सेलर के नाम से होता है। काफ़ी कुछ अच्छी बातें आपने बताई। और एक चीज़ जानना था कि जैसे कई बार होता है 2 बार पेपर बनाने पड़ते हैं, एग्रीमेंट टू सेल होता है या डीड ऑफ असाइनमेंट या सेल डीड 2 बार होती है, ऐसा क्यों होता है? कई बार एक बार में भी हो जाता है, तो क्या रहता है? कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट बैंक है दोनों की, वो थोड़ा सा आप। देखिए, ज़्यादातर नेशनलाइज बैंक जो है वो प्रेफर करती है कि एग्रीमेंट टू सेल करो, बाद में सेल डीड करो। अगर ICICI बैंक की बात पूछे तो हम क्या करते हैं कि सेल डीड, रीसेल के केस में डायरेक्टली सेल डीड प्रेफर करते हैं। हाँ, अगर सेलर का कोई लोन चल रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर और वो ICICI के थ्रू क्लोज करना चाहते हैं, तो उस केस में हम पहले एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, उसके बाद वो जो सेलर का जो बैंक है उसके नाम से चेक इशू करते हैं, डिसबर्समेंट होता है। एंड सेकंड, उनके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आने के बाद जब सेलर के नाम से चेक इशू करना है, तब सेल डीड प्रेफर करते हैं। अगर उस रीसेल के केस में अगर कोई लोन नहीं चल रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो हम डायरेक्टली भी सेल डीड कर सकते हैं। ओके।
जाते जाते आखिरी सवाल कि ये कई बार मतलब प्रोसेसिंग फीस या कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं लोन जब अप्लाई करते हैं, तो वो कितने होते हैं या उसे कम भी कर, मतलब उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए एक्चुअली क्या है कि 0.3% या 0.25% प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं ऑफ सैंक्शन लोन अमाउंट। बट क्या है कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल हम उसको कम भी कर सकते हैं कि कस्टमर कहाँ पे जॉब करता है, हमारे लिस्टेड कंपनी में है क्या, उसका ICICI में अकाउंट है क्या, कुछ प्री क्वालिफाइड ऑफर है क्या, तो उसमें से अभी 1000 भी प्रोसेसिंग फ़ी आ सकती है या 3000 भी आ सकती है, डिपेंड अपॉन कस्टमर टू कस्टमर। और भी कोई चार्ज रहते हैं डिसबर्समेंट तक के? Yes, 5,900 is the admin fee at the disbursement. 0.3% is the ES BTR charges. This amount goes to state government. एंड रीसेल के केस में क्या है कि अगर लीगल के जो सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट बनाना पड़ता है, सेल डीड का ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसका 15,000 रुपीज़ अलग से खर्चा आता है। अगर कस्टमर के रेफरेंस का कोई लॉयर है, उनसे ये डॉक्यूमेंट्स करके लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे रेफरेंस के लॉयर से भी हम करके दे सकते हैं। तो 15,000 अलग से एक्सपेंसेस आता है रीसेल के केस में। वेरी गुड। एक चीज़ और थी कि कई बार प्री अप्रूव्ड भी लोग कराना चाहते हैं, मतलब भले आपने प्रॉपर्टी देखनी चालू की लेकिन आप जानना चाहते हैं कि मेरा कितना होगा, है ना, या होगा या नहीं होगा, वो कराना बेहतर रहता है या प्रॉपर्टी पहले ढूंढ लें और तब करें, मतलब दोनों नहीं में? क्या है कि अपना जो सैंक्शन लेटर है ना वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। अगर आप पहले इनकम बेसिस पे सैंक्शन लेटर इशू करके लेते हैं कि यस कि मुझे कितना मैक्सिमम इनकम बेसिस पे मिल सकता है, तो आपको एक कंफर्ट लेवल आती है कस्टमर को। एंड सेकंड थिंग कि निगोशिएशन के टाइम उस सैंक्शन लेटर का शायद उपयोग हो सकता है कि देखो मेरे पास सैंक्शन लेटर रेडी है, और अगर आप मुझे सही अमाउंट बताते हैं एग्रीमेंट वैल्यू, तो मैं विद इन 15 डेज में वगैरह आपको डिसबर्समेंट करके दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है अगर प्रॉपर्टी फाइनलाइज नहीं है फिर भी अगर लोन सैंक्शन करके लिया तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? कोई घर खरीद रहा है और उसने बैंक लोन, क्योंकि पैसा मिलने के बाद ही होगा, तो कितना टाइम सामने वाले को बोलना चाहिए कि मैं लोन ले रहा हूँ तो मुझे इतना पीरियड लगेगा? 15 वर्किंग डेज 15 वर्किंग इज डेज मोर देन सफिशिएंट। इज़ मोर देन सफिशिएंट। ग्रेट। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी विनय कुलकर्णी ने जानकारी दी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, आप इसी तरह के और भी जानकारी वाले वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।